Assalamu alaikum everyone. Welcome to SAT Mathematics Lecture 1. आज की class में we'll try to get to know each other. I'll tell you about the SAT course. I'll tell you about SAT Mathematics in particular. We'll get a run through of the main strategies that you should be aware of. हम लोग आपकी थोड़ी सी base भी build करेंगे on and get you comfortable with the SAT questions. And क्या कहते हैं, we will go forward and then we will work on our first SAT topic, which is problem solving and ratios, which relates to ratios. अच्छा, कुछ चीज़ें मैं आपको स्टार्टिंग से बता दूं रिलेटिंग टू दिस क्लास. अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो एट एनी टाइम, आपने करना ये है, आपने सिंपली या तो चैट के ऊपर उस क्वेश्चन को लिखना है, मैं चैट पढ़ के उसको आपका जवाब दे दूंगा, या फिर आपने रेज़ हैंड करना है. रेज़ हैंड करेंगे तो फिर मैं आपसे स्पेसिफिकली वो आपका क्वेश्चन पूछूंगा. सब लोगों ने एक साथ नहीं बोलना. किसी ने अगर कोई क्वेश्चन हो रहा है उसका मैंने आपको तरीका बता दिया है. चैट में सिर्फ सैट रिलेटेड चीज़ें डिस्कस होंगी, इसके अलावा कुछ नहीं डिस्कस होगा. अनफॉर्चुनेटली अगर मुझे पता चले कि आप लोग डाइग्रेस कर रहे हो अपनी चैट से और उसको यूज़ हो रही है और चीज़ों में यूज़ हो रहा है, तो फिर आई विल हैव टू किक यू आउट ऑफ द क्लास. ठीक है, तो ये थोड़े से मुझे आपको ग्राउंड रूल्स एक्सप्लेन करने हैं बिफोर वी स्टार्ट वर्किंग ऑन द एग्ज़ाम. ठीक है, लेट्स टेक अ फ्यू गुड सेकेंड्स. मैं रैंडमली एक दो बंदों को कॉल आउट करता हूँ, उनसे उनके बारे में पूछूंगा. आप अपना नाम बताइएगा और अपने इंटरेस्ट बताइएगा. सब लोगों के साथ नहीं कर सकता, टाइम ज़्यादा नहीं है मेरे पास, बट ओवर द कोर्स ऑफ दिस सेक्शन और जो आपके 10 डेज़ का ये जो वर्कशॉप है, इसके अंदर हम लोग विल गेट टू नो ऑल ऑफ यू. आज लेट्स स्टार्ट विद 2 पीपल एंड आई एम गोना स्टार्ट विद उमेश. उमेश, आप मुझे अपने बारे में बताओ. आपके क्या मेन इंटरेस्ट हैं, और आपको साठ के बारे में पता है? पहले कुछ साठ का एक्सपीरियंस है? अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम उमेश. सर हमारा स्कूल में दानिश स्कूल में पढ़ता हूँ, दानिश स्कूल चिश्तियाँ. जी. तो उसमें हमारे पहले 2-3 बैच हैं, उन्होंने टेस्ट दिया लम्स का, तो उन्होंने भी सैट का टेस्ट दिया. उन्होंने हमें थोड़ा बहुत बताते हैं वो हमें. अच्छा, ठीक है. तो तो कुछ 1600 मार्क्स का ये टेस्ट होता है, उन्होंने बताया है. बिल्कुल ऐसे ही है. ठीक है. और वो क्या अमेरिका का टेस्ट होता है ऐसे. अमेरिका के अलावा भी यूज़ होता है, मगर ठीक है, आपकी नॉलेज बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल सही जगह है अपनी जगह पे. अमेरिका में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है और जगहों पे भी यूज़ होता है. एहतसाम ने हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे. एहतसाम, कुछ रूल्स मैंने बताए थे, वो मैं रिपीट कर देता हूँ. रूल्स ये हैं कि आपने, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो या तो आप हैंड रेस करोगे, हैंड रेस की ऑप्शन आपके पास है, या तो आप हैंड रेस करोगे या फिर आप चैट पे क्वेश्चन लिखोगे. जो चैट है वो सिर्फ यूज़ होगी फॉर डिस्कसिंग सैट के क्वेश्चंस या सैट की कंसर्न्स, या कोई अगर आपने सैट से रिलेटेड बात पूछनी है. अनफॉर्चुनेटली इस पूरी क्लास में अगर सैट के अलावा कोई बात हुई तो फिर आई विल बी फोर्स्ड टू किक दैट पर्सन आउट ऑफ द क्लास. ये ग्राउंड रूल्स हैं, इसी के साथ हम सब लोग वर्क करेंगे. और होपफुली इन 10 डेज में आप इतनी ट्रिक्स सीख जाओगे कि सैट का एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत आसानी हो जाएगी. Now what I'm going to do is I am going to share my screen and मुझे आप लोग सब लोग बताओ कि स्क्रीन और आवाज़ दोनों चीज़ें आप लोगों को नज़र आ रही हैं? आप यस सर. ठीक है. That's Yes, sir. good. That's good. शाहिदुल्लाह ने हैंड रेस किया. शाहिदुल्लाह, आपका हैंड Yes, रेस sir. करना. ठीक है. सर बिल्कुल आ रही है सर, आपकी आवाज आ रही है. ठीक सर है. आ रही है सर. गुड गुड. ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट फिर आज का. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. हम लोग करेंगे सैट मैथमेटिक्स में का ये पहली क्लास है एंड लेट्स गेट इनटू इट. क्लास को मैंने अरेंज किस तरह से किया है? क्लास इस तरह से अरेंज हुई हुई है कि आपसे पहले मैं बात करूंगा सैट एग्ज़ाम के बारे में, जनरल बातें होंगी, आपको बताएंगे कि सैट क्यों चाहिए. फिर हम जाएंगे सैट मैथमेटिक्स के बारे में बात करेंगे, परफेक्ट स्कोर और टारगेट स्कोर के बारे में बात करेंगे, टाइम एलोकेशन के बारे में, एंड देन वी विल लुक एट के आपने कौन से क्वेश्चंस करने हैं और किस तरह से करने हैं. इसके बाद ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ट्रिक्स टू एस द सैट, ये आपकी फाउंडेशन डेवलप करने के लिए. यहाँ पे हम लोग कोई टॉपिक नहीं स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे मैं जनरल आपको सैट के क्वेश्चंस दूंगा जिससे आप कंफर्टेबल फील करोगे सैट के बारे में. ये आपकी बेस को रेस करने के लिए.
ठीक है, आपको सब लोगों को एक लेवल पे लाने के लिए। इसके बारे में आपने ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। अगर कोई क्वेश्चन यहाँ पे नहीं समझ आता तो आपको पता होना चाहिए कि वो क्वेश्चन हम अगली क्लासों में या आज की क्लास पे भी डिस्कस करेंगे इन डिटेल, तो यहाँ पे टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। फिर ये सब कुछ करने के बाद जब आप लोगों की बेस सेट हो जाएगी, देन विल गेट टू आवर फर्स्ट क्लास। द फर्स्ट क्लास विल बी ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डेटा एनालिसिस। ये आपका पहला मेन टॉपिक होगा आज का। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट सैट। सैट क्या होता है? एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट है। स्टैंडर्डाइज टेस्ट का मतलब ये है कि अब आप देखो, सब लोग, सारे जो बच्चे होते हैं वो डिफरेंट स्कूल से आते हैं, उनके डिफरेंट बैकग्राउंड्स होते हैं। यूनिवर्सिटीज अब हर किसी के स्कूल को जाके नहीं चेक कर सकता, हर किसी के बैकग्राउंड को जाके नहीं चेक कर सकता। यूनिवर्सिटी क्या करता है, आपको एक स्टैंडर्ड टेस्ट दे देता है जो कि सारे सारे बच्चे अटेम्प्ट कर सकें। और वो अटेम्प्ट जब करते हैं बच्चे, तो उनको पता चल जाता है कि हर बच्चा एक दूसरे के इन रिलेटिव टू अनदर पर्सन किस पोजीशन पे खड़ा हुआ है। इस तरह से वो अपने बच्चों को सिलेक्ट करते हैं फ्रॉम द यूनिवर्सिटीज। यहाँ पे ये एग्जाम 3 आवर्स का होता है और इसके अंदर एक ऑप्शनल एसे की ऑप्शन होती है कि आप एक ऑप्शनल सेक्शन होता है ऑन एसे। 50 मिनट्स का एक एसे भी हो सकता है। सो 3 आवर्स एंड 50 मिनट्स इफ यू चूज टू डू द 50 मिनट्स। इसके 4 कंपोनेंट्स होते हैं। 3 कंपोनेंट्स जो हैं ये आप वर्बल में डिस्कस करोगे अपने इंग्लिश की क्लासेस में, स्पोकन स्किल्स की क्लासेस में। रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन एंड एसे सेक्शन, ये आप डिस्कस करोगे अपनी बाकी टीचर्स के साथ। मेरे साथ आप क्या करोगे, मैथ सेक्शन करोगे, जो कि ये मेन सेक्शन एक बहुत बड़ा चंक ऑफ द सेक्शन होता है जिसके अंदर 58 क्वेश्चंस आते हैं। जो आपका सैट का स्कोर होता है वो होता है फ्रॉम 400 टू 1600। इसमें से मैथ कितना होता है, इसमें से मैथ जो होता है वो 800 होता है। जो मिनिमम मार्क्स हैं वो आप ले सकते हो 400, जो मैक्सिमम फुल मार्क्स आप ले सकते हो वो है 1600, और जो क्या कहते हैं मैथ के मैक्सिमम ले सकते हो वो है 800। अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा है नो नेगेटिव मार्किंग। इसका मतलब ये है कि अगर आप एक क्वेश्चन करते हो, वो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो आपके मार्क्स कम नहीं होंगे, आपके मार्क्स कम नहीं होंगे। आपका इसका फायदा ये होता है, और पहले ये नहीं होता था, इसका फायदा अब ये होता है कि जब आप कोई क्वेश्चन को आपको नहीं समझ आ रहा होता और आप गेस वर्क पे आते हो कि तुक्का लगा के कोई आंसर निकालें, जब आप गेस वर्क पे आते हो तो आप अगर इस गलत करते हो तो आपके मार्क्स नहीं कटते, मगर अगर आप सही कर लेते हो तो आपको मार्क मिल जाता है। तो गेस वर्क की ऑप्शन यहाँ पे सैट में बहुत ज्यादा यूज होती है। हम लोग आपको जो ट्रिक्स बताएंगे ना, उस ट्रिक से ये होगा कि आप शायद ऑलमोस्ट सही आंसर पे पहुंच जाए। मोस्ट ट्रिक से तो आप डेफिनेटली सही आंसर पे होगे। शायद किसी को कोई ट्रिक सही तरह से याद ना आ रही हो, तो वो बहुत आंसर के करीब करीब पहुंच रहा हो मगर उसको सही तरह से वो आंसर याद ना आ रहा हो, तो फिर वो क्या करेगा, वो गेस वर्क यूज करेगा। और वो गेस वर्क कॉन्फिडेंस के साथ क्यों कर सकता है, बिकॉज उसको पता है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है सब में। होपफुली यहाँ पर आपको सैट का लेआउट समझ आ गया। कोई क्वेश्चन सैट के लेआउट से हैं तो मुझे आप बताओ चैट में। ठीक है, seems like you guys are fine, तो I will go ahead and let's talk about SAT mathematics. SAT mathematics में 2 portions होते हैं, एक calculator portion होता है, एक non-calculator portion होता है। calculator portion जो होता है वो 55 minutes का होता है, non-calculator portion 25 minutes का होता है। In total math का आपके पास कितने होते हैं minutes? 80 minutes। और इसके अंदर अब 2 तरह के क्वेश्चंस होते हैं। एक तरह का क्वेश्चन होता है ऑन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जिसमें 45 क्वेश्चंस होते हैं, और दूसरा तरह का क्वेश्चन होता है ग्रिडन का क्वेश्चन जिसमें 13 क्वेश्चंस होते हैं। ना जिन लोगों ने डायग्नोस्टिक दिया है उनके लिए बहुत आसान होगा। ग्रिडन क्वेश्चंस आपको शायद याद हो। ग्रिडन क्वेश्चंस में आपको क्या करना होता है, आपको शेड करना होता है जो आंसर आपको सही लगता है। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्या करना होता है, आपने चूज करना होता है 4 ऑप्शन चॉइसेस में से ABCD में से। आपको बता दिया है कैलकुलेटर वर्सेस नॉन कैलकुलेटर, परफेक्ट स्कोर इज 800। लास्टली आपको जब मैं पॉइंट क्लियर करना चाहूंगा वो ये है, डोंट बी अफ्रेड टू लीव क्वेश्चंस। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अक्सर ऐसा होगा कि कुछ टॉपिक्स होंगे जिसमें आप स्ट्रांग होंगे और कुछ टॉपिक्स होंगे जिसमें आप वीक होंगे। फॉर एग्जाम्पल अब्रार, आप शायद स्ट्रांग हो अलजेब्रा में, मगर प्रोबेबिलिटी शायद आपका इतनी स्ट्रांग टॉपिक ना हो। इस सिचुएशन में अब्रार आपने क्या करना है, आपने
अलजेब्रा के क्वेश्चंस पहले करने हैं और प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को छोड़ देना है फॉर द वेरी एंड। अब इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जो आपको क्वेश्चन सही तरह से आते हैं, अच्छी तरह से आते हैं, उसके मार्क्स आपको डेफिनेटली मिल जाएंगे क्योंकि उसमें आपने अपना सही आंसर लेके आए होंगे। और जो क्वेश्चंस हैं जिसके बारे में आप नहीं श्योर है, उसके ऊपर एंड पे जाके आप गेस वर्क कर सकते हो। गेस वर्क क्यों कर सकते हो? बिकॉज अगेन नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं है। ठीक है, आई होप सब लोगों को सब कुछ समझ आ रहा हो। किसी का कोई क्वेश्चन इस पॉइंट तक? ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग हैंड रेस कर सकते हो। अच्छा, आई एम अज्यूमिंग किसी ने कुछ ना हैंड रेस किया ना चैट पे लिखा, तो आई एम अज्यूमिंग कि सब समझ आ रहा है। अगर नहीं समझ आ रहा दैट्स फाइन, आप चैट पे लिख देना। कोई पीछे की चीज हो तो वो भी मैं आपको बता सकता हूँ। जी जैदी साहब, आपका भी कोई क्वेश्चन है? अल्लाह रखा। जैदी, आपका क्या क्वेश्चन है? तुबा, मैं आपको जवाब देता हूँ, पहले जैदी साहब से पूछ लें क्या क्वेश्चन है आपकी। अच्छा, आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, एनीवेज, तुबा, ग्रिडन क्या होता है? ग्रिडन एक चीज ये होती है कि आपके पास एक फॉर्मेट सा बना हुआ होता है। फॉर्मेट में आपके पास नंबर्स आ रहे होते हैं। टॉप पे लिखा होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपका फॉर एग्जाम्पल अगर 5 आंसर आता है ना, तो आप 5 पे जाते हो और 5 के सर्कल को शेड कर देते हो। उस क्वेश्चन नंबर, लेट्स से क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर 5 है, आप क्वेश्चन नंबर 20 पे आए, आप 5 पे गए और आपने 5 को शेड कर दिया। किस तरह से करोगे? आपको ये वर्कशीट प्रॉब्लम्स में समझ आ जाएगा। तो आपको इसकी अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जब आप देखोगे आपको एग्जैक्टली हम लोग बता देंगे कि इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, अच्छा, अब टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं, जो मेन टॉपिक्स हैं। मेन टॉपिक्स जो हैं, और हमारी सारी क्लासेस इन ईच टॉपिक के ऊपर होंगी। हार्ट ऑफ अलजेब्रा एक टॉपिक है जिसमें अलजेब्रा से रिलेटेड सारी चीजें हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डेटा एनालिसिस, ये आज की क्लास है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग कुछ एडवांस टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, एंड लास्टली कुछ एडिशनल टॉपिक्स के बारे में बात होगी जो कि सैट के अंदर अक्सर आ जाता है। सो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स दैट यू हैव. They're divided over 5 classes, and hopefully you will enjoy studying all of these classes. Let's go ahead and let's talk about some basic techniques. The first technique that you need to know is the plugging in technique. प्लगिंग इन टेक्निक हम लोग आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें हम करते क्या है, इसमें हम आंसर चॉइसेस को उठाते हैं और उनको क्वेश्चन में वापस प्लग इन कर देते हैं। हम लोग आंसर चॉइसेस को प्लग इन इसलिए करते हैं क्वेश्चन में, क्योंकि अक्सर हमें आंसर से ज्यादा पता चल जाता है क्वेश्चन के बारे में, रादर देन क्वेश्चन को सॉल्व करने से लेके आंसर तक। तो हम लोग उल्टा चलते हैं, हम लोग आंसर्स को उठाते हैं, क्वेश्चन के अंदर डालते हैं और देखते हैं हमारा कौन सा वाला क्वेश्चन सही हुआ। सो दिस इज योर प्लग इन टेक्निक। अच्छा, एक क्वेश्चन आया है, लिंक लेट आया है, अगर मैं ना कुछ मिस किया हो तो बता दें। नहीं, अभी तक आपने कुछ सिग्निफिकेंट नहीं मिस किया, अल्लाह रखा जल्दी, तो इसलिए डोंट वरी अबाउट इट। हम लोग आगे चलते जाएंगे, आप उसको बस फॉलो करते जाओ। ठीक हो गया? ठीक है, अब लेट्स टॉक अबाउट शॉर्टकट्स। मैंने आपको बताया ना, सैट में हमने क्या करना है, हम लोग ने ज्यादा कॉन्सेप्ट्स और थ्योरी के ऊपर नहीं जाना। हमने पढ़ना है शॉर्टकट्स के बारे में, हमने पढ़ना है टेक्निक्स के बारे में, हमने पढ़ना है ट्रिक्स के बारे में, जिससे आपके क्वेश्चन 10 या 20 या मैक्सिमम 40 सेकेंड्स तक सॉल्व हो जाएं। इसका क्या फायदा है? इसका ये फायदा है कि आप लोग इसमें 10-10 सेकेंड्स, हर क्वेश्चन में 10-10 सेकेंड्स बचा रहे होगे। अगर एक क्वेश्चन जिसके लिए आपको 1 मिनट मिला हुआ है, उसको आप 40 सेकेंड्स में कर लोगे, आपने 20 सेकेंड्स बचा लिए। ये 20 सेकेंड्स बचा के आपका एंड तक इतना सिग्निफिकेंट टाइम बच जाता है कि अगर आपने कोई चीज रीचेक करनी है, या अगर आपने डिफिकल्ट क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम स्पेंड करना है, या अगर आपने किसी क्वेश्चन पे गेस वर्क किया था उसको फिर से देखना है, तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो। ठीक है, लेट्स नाउ टॉक अबाउट सम ऑफ द शॉर्टकट्स। ये शॉर्टकट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बिकॉज दीज शॉर्टकट्स विल हेल्प यू सॉल्व द क्वेश्चन इन अ फ्यू सेकेंड्स। लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन में एक सीक्वेंस गिवन है, और सीक्वेंस के लिए वो कह रहे हैं कि इस सीक्वेंस का आप एवरेज बताओ।
तो कोई है जो कि मुझे एवरेज के बारे में बता सके कि इस सीक्वेंस का एवरेज किस तरह से लेकर आना है? उमैस, आपको पता है इस सीक्वेंस का एवरेज किस तरह से लेके लेना है? आप अनम्यूट करके आंसर कर सकते हो। नो सर। ठीक है, फिर मैं किसी और से पूछ सकता हूँ। सहर, आपको पता है? No, sir. All right, so this would be a very interesting question for you, और करना भी 10 seconds में। जब आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना जिसमें सीक्वेंस है गिवन है और आपको एवरेज निकालना है, आप सिंपली क्या करो, सब कुछ छोड़ दो, सिर्फ ये पहला नंबर देखो। पहला नंबर जो आपको नजर आ रहा है वो है 5, और ये आखिरी नंबर देखो 299। सिर्फ ये पहला नंबर देखो 5 और ये 299, और इनका एवरेज निकाल लो। किस तरह से? 299 plus 5 divided by 2. So this becomes 304 divided by 2, और ये आंसर आ गया 152, जो कि मैंने a few seconds में सॉल्व कर लिया। अगर मैं ना समझा रहा होता तो शायद एक और स्टेप भी कम करता, बट आपने किया क्या? जब एक बड़ी चीज का एवरेज निकालना है उसके लिए क्या करना है, पहला और आखिरी नंबर का सिर्फ एवरेज ले लेना है। 299 plus 5 divided by 2, and that gives you 152. होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, सिर्फ पहले और आखिरी नंबर का एवरेज लोगे तो पूरे सीक्वेंस का एवरेज मिल जाएगा। लेट्स डू अनदर क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? Mr. A is working alone and can complete a task in 3 hours. Mr. B working alone can complete the same task in 2 hours. अगर दोनों मिल के काम करेंगे तो उनको टाइम तो कम लगेगा, राइट? एक बंदा 3 घंटे लगाता है, एक बंदा 2 घंटे लगाता है। मिल के काम करेंगे तो उनको टाइम कम लगेगा। वो कितना टाइम कम लगेगा, इसका क्या तरीका होगा? क्या मैं ए की अलग स्पीड निकालूं, बी की अलग स्पीड निकालूं, फिर मिला के देखूं उनको कितना टाइम लगता है? नहीं, आपको मैं एक फॉर्मूला देता हूं, एक सिंपल सा फॉर्मूला। जब आपको कंबाइंड स्पीड निकालनी हो, कंबाइंड टाइम निकालना हो, तो आप सिंपली ये करो, आप 3 into 2 मतलब इंडिविजुअल टाइम्स का प्रोडक्ट ले लो, ये 3 और ये 2, एंड इंडिविजुअल टाइम्स के सम ले लो डिनोमिनेटर में। ये हो जाता है 3 into 2 6, ये हो जाता है 3 plus 2 5, और ये आंसर आ जाता है 1.2 आवर्स। तो ये किस तरह से किया? आपने इंडिविजुअल टाइम मल्टीप्लाइड बाय इंडिविजुअल टाइम डिवाइड बाय इंडिविजुअल टाइम प्लस इंडिविजुअल टाइम, एंड इसको आपने सॉल्व किया तो आपका आंसर आ गया। अब मुझे बताएं, अब आपको ये क्वेश्चन समझ आया? आकिब, आपको ये क्वेश्चन समझ आया है? Yes, sir. Very good. Let's move forward and let's do another question. And ये वाला बहुत एक कॉमन टाइप ऑफ क्वेश्चन है सैट का। इसमें करते क्या है, सैट का एग्जाम ने क्या करता है, उसने बता दिया आपको 2a is equal to 3b is equal to 4c is equal to 5d। उसने आपको 2a 3b 4c और 5d के तौर पे बता दिया। आपने क्या करना है, आपने सिर्फ a b c d की वैल्यूज निकालनी है। आपने a b c d अलग से निकालना है। सिर्फ a, यहाँ पे 2 नहीं होना चाहिए, सिर्फ b, यहाँ पे 3 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 4 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 5 नहीं होना चाहिए। इसका करने का ये तरीका है कि आप नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 4 और 5। इसको आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये 6 बन जाता है, 6 into 4 into 5, ये हो जाता है 6 into 20, ये हो जाता है 120। आपके पास 120 आ गया। मैंने क्या किया, 2 3 4 और 5 को मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट मैं क्या करूंगा, इनको डिवाइड कर दूंगा बाय 120। इन चारों को मैंने डिवाइड कर दिया बाय 120। ये आ गया 2 1s are 260 टाइम्स, ये आ गया 3 1s are 340 टाइम्स, ये आ गया 4 1s are 430 टाइम्स, ये आ गया 5 1s are 524 टाइम्स। अब ये जो आपके पास आया है ना नंबर्स, ये जो नंबर्स आए हैं आपके पास डिवाइड करने के बाद, ये इनफैक्ट ABCD का डायरेक्ट रेशियो ही है। ठीक है, मैं आपसे पूछता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मुझे बताओ, मोहम्मद अहमद बताओ, अहमद इमदाद, आपको ये समझ आया जो मैंने आपको बताया? वेरी गुड, बिल्कुल। लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड एक और क्वेश्चन करते हैं एंड देन विल गेट इनटू द मेन टॉपिक फॉर टुडेज क्लास। एंड वो क्वेश्चन ये है, अगर आपके पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसकी सारी साइड जो हैं वो 8 के इक्वल हैं। एहतसाम, एक सेकेंड, एहतसाम आपको जो पिछला क्वेश्चन नहीं समझ आया उसकी टेंशन नहीं लो, आगे जाएंगे
अभी इसी क्लास के अंदर आगे हम इस कॉन्सेप्ट को एक प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे। ये तो सिर्फ एक ब्रीफ मैंने आपको बताया था, एक शॉर्टकट बताया था, आगे जाके उस शॉर्टकट को मैं सही तरह अप्लाई करना समझाऊंगा। सो डोंट वरी, आगे जाके हम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये आपके पास क्वेश्चन है जिसमें इक्विलैटरल ट्रायंगल है और इसका एरिया निकालना है। तो हमेशा आप याद रखिएगा, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल is equal to √3 divided by 4 s square. s क्या है? s is any one of the sides. s is 8, क्योंकि कोई भी साइड यूज कर सकते हो ना, सारी साइड सेम है, तो s की कोई भी एक साइड ले लो 8. This becomes √3 over 4 multiplied by 8 square. एंड इसको आप आगे सॉल्व करके आप आंसर दे सकते हो. इट कम्स आउट एज 16√3. ये अगर आप सॉल्व करोगे. बट द की थिंग टू रिमेंबर इज दिस फॉर्मूला राइट हियर, इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला. ठीक हो गया? होपफुली दिस इज गुड फॉर यू गाइस. आप लोग फॉलो कर रहे हो, फॉर्मूला आपके सामने है. अगर आपने फिर से देखना है फिर से देख लो. Let's move forward and let's dive into the first class from today, which is problem solving in data analysis, and we'll be talking about ratios. अब हम लोग करेंगे किस तरह से, हर टॉपिक में मैं आप लोगों को बताऊंगा द टाइप ऑफ क्वेश्चन जो कि एग्जाम के अंदर आ सकता है, और फिर मैं बताऊंगा कि इस टाइप ऑफ क्वेश्चन, हर पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन के लिए व्हाट इज द ट्रिक एंड टेक्निक दैट यू कैन पॉसिबली यूज. सो लेट्स गेट इनटू इट. The first type of question is directly proportional and inversely proportional. Directly proportional is when two entities are increasing or decreasing at the same time. जब कोई एक चीज बढ़ रही हो तो दूसरी चीज भी बढ़ रही हो, या जब कोई एक चीज गिर रही हो तो दूसरी चीज भी गिर रही हो. ये एक डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है कि कोई एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज भी बढ़ रही है, कोई एक चीज गिर रही है तो दूसरी चीज भी गिर रही है. इस सिचुएशन में आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो. किस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो आगे एग्जाम्पल में मैं आपको बताऊंगा. नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए अबाउट इनवर्सली प्रोपोर्शनल. इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ऑपोजिट होता है. जब कोई एक चीज इंक्रीज कर रही हो तो दूसरी चीज डिक्रीज कर रही होती है. किस तरह से बताता हूं आगे जाके. आपने अभी के लिए सिर्फ याद रखना है कि अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्वेश्चन में आ जाए आपने हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशन करनी है. अब अप्लाई करके देखेंगे तो ज्यादा बेहतर समझ आएगा. इट सेज if 500 grams of food can feed 20 animals for 7 days, how long will 200 grams of food feed 14 animals? तो 500 grams of food जो है वो 20 animals के लिए होता है, right? इसी तरह से है 500 grams of food is for 20 animals. 200 grams of food किसके लिए होगा? अब क्योंकि आपके पास एनिमल्स ज्यादा हैं तो खाना भी ज्यादा चाहिए होगा. तो जब एक चीज बढ़ी थी, एनिमल्स बढ़े थे, तो खाना फूड also increased. So what kind of relationship was it? It was directly proportional. And in directly proportional, what do? You cross multiply. And that's what I've done over here. You've crossed multiplied. ठीक है? नेक्स्ट यहां पे देखो, इफ 20 एनिमल्स का 20 एनिमल्स का खाना 7 डेज लास्ट करता है. अगर एनिमल्स कम हो जाएंगे तो खाना ज्यादा लास्ट करेगा ना, ज्यादा दिन लास्ट करेगा. तो अब जब एनिमल्स कम हुए खाना ज्यादा दिन लास्ट कर रहा है. सो दिस इज एन इनवर्स रिलेशनशिप. इसलिए मैं क्या करूंगा? हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशन. एंड देन आगे आपने क्या करना है? आगे आपने सिर्फ एरोस को फॉलो करना है. 514 से मल्टीप्लाई हो रहा है वो x से मल्टीप्लाई हो रहा है, 220 से मल्टीप्लाई हो रहा है वो 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है. सो x की वैल्यू क्या निकल रही है? x की वैल्यू 4 आ रही है. यहाँ पे इस क्वेश्चन में किसी को कोई मसला हो तो वो चैट पे प्लीज मुझे बताए. किसी को कोई मसला? शाहिदुल्लाह सिंह रिपीट. शाहिदुल्लाह यहाँ पे देखो, जब एक चीज इंक्रीज हुई, फूड पहले 200 था फिर 500 हो गया, ये चीज फूड बढ़ गया. तो एनिमल्स भी देखो 14 थे 20 हो गए, बढ़ गए. अगर फूड बढ़ जाएगा तो आप ज्यादा एनिमल्स को फीड कर सकते हो, ज्यादा एनिमल्स को खिला सकते हो. तो ये जो है ये एक डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है, बिकॉज दोनों चीजें इंक्रीज हो रही हैं. जब एनिमल्स डिक्रीज होंगे तो शायदुल्लाह खाने को क्या होगा?
अगर 20 एनिमल्स के लिए इतना खाना था और अब एनिमल्स कम हो गए तो खाना क्या होगा, उनके लिए ज्यादा दिन चलेगा। पहले 20 एनिमल्स के लिए 7 डेज चल रहा था ना, तो अब 14 डेज एनिमल्स के लिए कितने दिन चलेगा, ज्यादा दिन चलेगा। ज्यादा दिन चलने का क्या मतलब हुआ कि जब एक चीज इंक्रीज हुई दूसरी चीज डिक्रीज हुई, तो ये हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशन हुई। नेक्स्ट आपने शायदुल्लाह सिर्फ आपने एरोस को फॉलो किया, 500 इंटू 14 इंटू एक्स, 200 इंटू 20 इंटू 7। ठीक है, दैट्स ऑल राइट। आप बस फॉलो करते जाओ जो अब मैं पढ़ाता जाता हूँ अली, तो आपको कोई मसला नहीं होगा। शाहिदुल्लाह, आई होप अब आपको समझ आ गया हो। शाहिदुल्लाह एंड एवरीवन एल्स, आर यू गाइस गुड विद दिस? जी सर, क्लियर। वेरी गुड, लेट्स मूव यस फॉरवर्ड। सर, आई एम विद यू सर, क्लियर, थैंक यू सर। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड, लेट्स डू द सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन। इसमें आप कर क्या रहे होते हो, इसमें आपको एक रेशो दिया हुआ होता है। रेशो क्या होता है? रेशो होता है कि एक क्वांटिटी इन रेफरेंस टू अनदर क्वांटिटी। रेशो टोटल नहीं होता, रेशो होता है कि एक चीज दूसरी चीज के मुताबिक कितनी बनती है। ठीक है, इसके लिए अगर इससे आपको टोटल निकालना पड़ जाए ना, कभी क्वेश्चन कहता है टोटल निकालो, तो आप सिंपली दोनों रेशियोज के साथ ना एक्स लगा दो। इस तरह से दोनों रेशियोज के साथ एक्स लगा दो। अब ये x जो है ये अननोन वैल्यू है, इसको हमने निकालना है। किस तरह से निकालते हैं, लेट्स सी क्वेश्चन क्या कहते हैं। अ बॉक्स कंटेन्स बेसबॉल balls to golf balls, baseballs to golf balls, and if the ratio of baseballs to golf balls is 2:3 and there are 30 baseballs। अच्छा, अब आपको पता चल गया बेसबॉल्स कितने, 30। How many golf balls are there? अगर बेसबॉल्स 30 हैं तो ये 2x की जगह क्या होगा, 30 होगा, राइट? सो ये 2x is equal to 30 हो जाएगा एंड x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15 आ जाएगी। अब जब x की वैल्यू आपने 15 निकाल ली तो आप सिंपली यहाँ पे आके इसको कर सकते हो x into 3 which is 3 into 15 which will give you 45। तो ये आपने निकाल लिया है 45 की वैल्यू। होपफुली ये आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से किया। इसके स्टेप्स क्या थे, इसके स्टेप्स बहुत सिंपल थे। आपने पहले x लगाया रेशियोज के साथ, फिर आपने 30 को यूज करके x की वैल्यू निकाली, फिर आपने x की वैल्यू को प्लग इन कर दिया यहाँ पे x की जगह पे, एंड आपने 45 निकाल लिया। होपफुली ये आप लोगों को समझ आ गया। इज देयर एनीवन? ये एक हैंड रेज हुआ है अली रजा का। अली रजा, इज देयर अ प्रॉब्लम? सर हम जहाँ भी ये कन्वेंशनल रेशियोज के क्वेश्चन आएंगे उसमें हम यही फार्मूला, यही मेथड इस्तेमाल करेंगे। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। जो भी हम लोग टाइप की जो भी ट्रिक समझेंगे ना, वो ट्रिक आप हर जगह यूज कर सकोगे उसी तरह के क्वेश्चन की। थैंक यू सर। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगर किसी और का कोई क्वेश्चन नहीं है तो let's move forward, and the next question is, and the next type that we're going to be studying is अगर आपको रेशियो को चेंज करना पड़ जाए। पहले क्या किया था, पहले हमने रेशियो को साथ रेशियो को यूज करके टोटल निकाला था। अब बताओ अगर रेशियो चेंज करना पड़ जाए। Let's say a sports store ordered an equal number of white and yellow balls। अगर equal number of white and yellow balls order किए गए हैं तो दोनों quantity same होंगी, right? दोनों quantities होंगी x and x, right? ये देखो x and x दोनों quantities। मगर the company delivered 30 extra white balls। ये थी आपकी ओरिजिनल जो आपने रेशियो निकालना था। यहाँ पे इक्वल नंबर था तो दैट्स वाई यहाँ पे भी x था तो यहाँ पे भी x था। बट कंपनी ने एक मिस्टेक की और उसने 30 एक्स्ट्रा बॉल्स दे दिए, वाइट बॉल्स, एक्स्ट्रा 30 वाइट बॉल्स आ गए। और अब ये रेशियो क्या बन गया, 6:5 बन गया। ये बता रहे मेकिंग द रेशियो ऑफ वाइट बॉल्स टू येलो बॉल्स 6:5। अब अगर 6:5 आ जाए ना तो आप लोगों ने ज्यादा सोचना नहीं है। इसके लिए आपने क्या करना है, सिंपली आपने सिंपली इसको कर देना है क्रॉस मल्टीप्लाई। 5 into x plus 30 is equal to 6x। और ये आप लोगों ने सॉल्व करने लाए और आपका आंसर जो आ जाएगा, x की वैल्यू आपकी निकल आएगी, which will be your value of white balls and then another x value will be of yellow balls, and then आप दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास टोटल बॉल्स आ जाएंगे। सो यही हमने किया, हमने x plus 30 x किया, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये इक्वेशन बन गई। 5 x plus 30 से मल्टीप्लाई हुआ और x 6 से मल्टीप्लाई हुआ और ये आपके पास इक्वेशन आ गई। इसको आगे सॉल्व किया तो x की वैल्यू 150 आ गई और टोटल बॉल्स कितने बने, 150 प्लस 150 300। किसी का कोई क्वेश्चन हो यहाँ पे तो प्लीज रेज योर हैंड्स।
नहीं है तो आई विल अज्यूम कि सब समझ आ गया। अली रजा का एक क्वेश्चन है। अली रजा आपका क्या क्वेश्चन है? सर ये टोटल बॉल्स वाइट एंड येलो हैं, जो वो मिस्टेकनली है, वो भी इसमें है या उसका नहीं कुछ? नहीं, ओरिजिनल देखो एंड पे हमने क्या किया, 150 और 150 किया है ना, हमने सिर्फ x यस सर। 150 और x 150 ऐड किए। हमने ये मिस्टेकनली वाले नहीं पूछा क्योंकि उसने क्या पूछा था, कितना ओरिजिनली ऑर्डर किया था, नॉट कि मिस्टेक के बाद कितना आया, ओरिजिनली कितना ऑर्डर किया गया था। थैंक यू सर। और किसी का कोई क्वेश्चन? ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड देन एंड लेट्स टॉक अबाउट द W मेथड। ये W मेथड बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। W मेथड क्या करता है, ये आपको लिंक करता है दो रेशियोज को। तो लेट्स से मैं आपको बताता हूँ इसको किस तरह सॉल्व करना है, गिवन द एग्जांपल ओवर हियर। AB इज इक्वल टू 3:2, ये उसने आपको दे दिया 3:2, BC 4:5। अब मुझे ये बताओ, वो पूछ रहा है A:B:C। B इसके पास है, B इसके पास है, A के पास C नहीं है, C के पास A नहीं है, तो मैं A और C को किस तरह से लिंक करूं? इसकी एक इजी टेक्निक होती है। इसकी टेक्निक ये होती है कि जो चीज दोनों में कॉमन है, B दोनों में कॉमन है ना, यहाँ पे भी B कॉमन है, यहाँ पे भी B कॉमन है, दो जो चीज कॉमन है दोनों में, उसको आप इक्वेट करने की कोशिश करो। इसको अगर यहाँ पे 4 है तो मैं कोशिश करता हूँ कि ये भी 4 बन जाए। किस तरह 4 बनेगा, इंटू 2 कर देता हूँ, ये 4 बन जाएगा। मगर क्योंकि मैंने राइट हैंड साइड पे इंटू 2 किए, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड पे भी इंटू 2 करूंगा ताकि इक्वेशन सेम रहे। अब क्या होगा, 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, ये भी 4 है और ये 5 है, ये अब सेम हो गया है, तो मेरा एंड आंसर आ गया है 6:4:5। तो ये आपका शॉर्टकट था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कि आपको आपके पास जो भी चीज कॉमन है उसको आप इक्वेट कर दो। बी अगर 4 है तो यहाँ पे भी 4। ठीक है, ये आपका टाइप 4 था क्वेश्चन सॉल्व करने का। किसी को ये टाइप में कोई मसला हो, एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस टाइप? जी आकिब। प्लीज रिपीट कर दें। जी आकिब, यहाँ पे देखो, ए बी था 3:2, बी सी था 4:5, बी जो था वो दोनों में कॉमन था। जब बी कॉमन है ना दोनों में, तो आप इसको एक ही नंबर बनाने की कोशिश करो, या तो इसको 2 बना दो या इसको 4 बना दो। मेरे लिए मुझे ज़्यादा आसान लगता है कि मैं मल्टीप्लाई करूँ, तो मैं इसको 4 बनाता हूँ। 4 किस तरह बनाता हूँ, इसको मैं मल्टीप्लाई बाई 2 कर देता हूँ। जब मैंने इसको मल्टीप्लाई बाई 2 किया तो मुझे इस 3 को भी मल्टीप्लाई करना होगा, और जब मैंने इसको मल्टीप्लाई बाई 2 किया, मेरे पास क्या आ गया, 6 आ गया यहाँ पे, 4 आ गया यहाँ पे, और 5 आ गया, ये जो यहाँ पे ऑलरेडी आपको नजर आ रहा था। आकिब अब आपको समझ आया? जी सर। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन? नहीं तो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड लेट्स डू द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अच्छा, अब ये वाला क्वेश्चन था जो आप लोगों ने पहले देखा था, शायद आप लोगों को पहले ना समझ आया हो। फरहद, शायद आपको इसमें मसला हुआ था, तो लेट्स ट्राई टू डू दिस टुगेदर नाउ। इसमें आप कर क्या रहे हो, एक सेकेंड। ठीक है, now that the disturbance gone, let's do it. अच्छा, इसमें आप क्या करते हो, जब आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप इन नंबर्स का एलसीएम लेने की कोशिश करो। 2, 4, 8 और 10 का एलसीएम लो। 2, 4, 8, 10 का एलसीएम आप लेते हो तो एलसीएम क्या आ जाता है, 120। एक और चीज भी कर सकते हो, आप सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 10 कर दो। आप मल्टीप्लाई कर दो, आप एलसीएम ना लो, राइट? अगर आप ये करो तो आपका सिचुएशन क्या बनती है, आपके पास आ जाता है 8 इंटू 48 इंटू 10, और ये हो जाता है आई थिंक 8 8 जा 64, और ये हो जाता है 4 8 जा 32, एंड ये थोड़ा सा ज़्यादा बन जाता है बड़ा। लेट्स जस्ट स्टिक विद 2 4 6 8 और 10, इसका एलसीएम ले लेते हैं, एंड दिस बिकम्स 1 2 3 4 एंड 5। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये बन जाता है 6 इंटू 20 विच इज 120। तो अब मेरे पास जब 120 आ गया ना, मैंने मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेके 120 निकाल लिया, अब मैं इन सारों को 120 से डिवाइड करूंगा।
जब मैं इन सबको 120 से डिवाइड करूंगा ना, तो जो नंबर मेरे पास बच जाएगा ना, दैट विल बी माय नंबर. दिस विल बी 60, this will be 30, this will be 20, this will be 4 2s are 4 3 0, 2 1s are 215, and this will be 12. फिर मैंने क्या किया, सबको डिवाइड किया अपने डिनोमिनेटर से, और जो डिनोमिनेटर पे नंबर बच गया है वो आपका सिंपल आपका ABCD का E का रेशियो आ गया, ABCDE. तो फरहद अब आपको समझ आया, और मरियम आपको ये बात समझ आई है कि किस तरह से हमने सॉल्व किया? किसी को ना समझ आया हो ये क्वेश्चन? क्लियर है? क्लियर है. और फरहद आपको समझ आया? यस. वेरी गुड. ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड देन. यहाँ पे आपको ये सोल्यूशन मिल गई है, इधर सॉल्यूशंस भी हमने रखी हुई हैं, और ये आपको नजर आ गई 30 60 30 20 15 एंड 12, जिस तरह से हमने बात की थी. Alright, now on to the sixth type of question, and the sixth type of question will be the last type of question with regards to आपका ratios. यहाँ पे आप क्या करते हो, जब भी आपके पास fractions आ जाए, अब ये भी तो हो सकता है ना कि आपको fractions मिल जाएं किसी तरह, तो आप करते क्या हो, आप denominators of all the fractions, आप सारे fractions लिखते हो. मुझे 1/2 नजर आ रहा है, मैंने लिख लिया. मुझे 1/8 नजर आया, मैंने लिख लिया. मुझे 1/3 नजर आया, मैंने लिख लिया. मुझे 1/9 नजर आया, मैंने लिख लिया. फिर आप क्या करते हो, आप सारे डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर देते हो. 2 into 8 into 3 into 9. This becomes 72. 3 9s are 27, 54, and आपने इसको किया तो सॉरी एक से आप इसका LCM ले लो, बल्कि 2 3 9 and 8, इसका LCM लिया 1 3 9 4, और this becomes 3 भी ले लिया 1 1 3 4, and then this becomes ends up being 72, which you can see right here. LCM लिया 72 आ गया. अच्छा, अब मैंने 72 का करना क्या है, मैंने 72 को यूज करना है, इसको अज्यूम करना है कि ये मेरा 72 जो है ये मेरा टोटल नंबर है, ये जो है ये टोटल नंबर है. अब अगर मैं टोटल नंबर को यूज करूं तो आगे अब इस क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करूंगा. इफ हाफ ऑफ द नंबर ऑफ व्हाइट माइस is equal to 1/8 of what, the total number. टोटल मैंने क्या assume किया हुआ है 72. तो अब इसको मैं सॉल्व करते हुए आंसर निकाल सकता हूं ना. मेरे पास सिर्फ व्हाइट माइस है which comes out as 18. और इसी तरह अगर मैं दूसरा पार्ट भी करूं फॉर द ग्रे माइस, तो आप नोटिस करो जो ग्रे माइस है वो भी 1/3 of the gray mice is equal to 1/9 of the total. टोटल हमने assume किया हुआ 72, so the gray mouse come out as 24. White mice come out as 18, gray mouse come out as 24. So the ratio between 18 and 24 is 3:4. 6 3s are 18, 6 3s are 18, 6 4s are 24. And that's how we solve the types of fractions question. अब मुझे बताओ किसी को ये बात ना समझ आई हो. कामरान, आपको ये बात समझ आई? जुबैर अल हसन, सर मुझे समझ आई? समझ आ गया सर. गुड, वेरी गुड. एंड जुबैर, आपको समझ आई? जी. फरहत, एक और दफा आपके लिए रिपीट करता हूँ. आपने एलसीएम लेना है इन डिनोमिनेटर्स का 2839 का. एलसीएम लोगे तो आपको टोटल नंबर पता चल जाएगा 72. 72 को आपने अज्यूम करना है. 72 इज योर टोटल नंबर. 72 जब आपका टोटल नंबर है तो आपने फिर उसको इक्वेशन के अंदर टोटल की जगह अब आपने क्या लिखना है 72. और जब आप उसको वर्क बैक करोगे तो आपके पास व्हाइट माइस आ जाता है 18 और आपके पास ग्रे माइस आ जाता है 24. And 18 and 24 किस रेशियो में है? It is in the ratio of 3:4. ठीक है. I hope अब clear हो गया हो. Anyone who still, तुबा, आपका कोई question है? यस सर, हमें कैसे पता चलेगा कि एलसीएम लेना है या सबको मल्टीप्लाई करना? तुबा, आप कोई भी चीज करो ना, इवन अगर आप एलसीएम ना लो, आप सारे मल्टीप्लाई कर दो, तो फिर भी आपका आंसर जब आप सिंप्लीफाई करोगे ना, आपके आंसर 3:4 ही आएगा. वो अलग बात है कि फिर आपकी थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन लंबी हो जाएगी. यहाँ पे तो मैंने सिर्फ 6 से डिवाइड कर दिया ना दोनों,
फिर हो सकता है कि मैं 6 के अलावा भी किसी चीज से डिवाइड कर रहा हूँ, मगर डिवाइड दोनों हो जाएंगे और आंसर आपका इवेंचुअली 3:4 ही आएगा। ओके थैंक यू सर। ठीक है, अच्छा और किसी का क्वेश्चन? ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। हाँ, LCM is just to simplify the question, you're right. अच्छा, लेट्स मूव फॉरवर्ड, इट्स जस्ट अ ट्रिक जिससे आपको टाइम बच जाता है। अगेन एक और दफा मैं बता देता हूँ, आपके पास अगर फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस आए, आपने ये जो डिनोमिनेटर्स हैं फ्रैक्शंस के, उनका एलसीएम लेना है। एलसीएम से टोटल नंबर आ जाएगा, टोटल नंबर से आपने वर्क बैक करके वाइट माइस और ग्रे माइस के नंबर्स निकाल लेना है। वाइट मेरे पास 18 निकला, ग्रे मेरे पास 24 निकला, मैंने इनको सिंप्लीफाई किया तो रेशियो 3:4 आ गया। ठीक है, अल्लाह रखा जैदी, आपको समझ आ गया? आपने हैंड रेस किया, बताओ। और कोई क्वेश्चन? ओके, नीचे हो गया। क्लियर है सर। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। थोड़ी सी एक समरी कर लेते हैं बिफोर वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक। हमने क्या क्या पढ़ा है आज? हमने पढ़ा है डायरेक्ट रिलेशनशिप और इनवर्स रिलेशनशिप। डायरेक्ट में हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, इनवर्स में हम क्या करते थे? हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशन। फिर हमने पढ़ा था कि अगर रेशियो से टोटल में जाना हो तो किस तरह से कर देते थे? हम x ऐड करते थे, याद है? 2x हो गया था, 3x हो गया था। चेंज ऑफ रेशियो में हमने क्या किया था? चेंज ऑफ रेशियो में हमने x के अंदर एक नंबर ऐड कर दिया था और फिर हमने उनको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया था। जिस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, x + 30 और x था 6:5 बन गया था, तो हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया था। 3 रेशियोज में हमने क्या किया था? हमने देखा था कॉमन वाला नंबर कौन सा है, b कॉमन था, राइट? b कॉमन था, इसलिए हमने 20 को दोनों रेशियोज में 20 को सेम कर दिया था और फिर abc का रेशियो देख लिया था क्या आया था। 4 और मोर रेशियोज में हमने वही किया था जो हमने फ्रैक्शंस में किया था, हमने सबको मल्टीप्लाई किया था और एलसीएम निकाल लिया था। फिर हमने सारे रेशियोज को एलसीएम से डिवाइड कर दिया था और डिवाइड करने के बाद जो बचा था हमारे पास, वो ABCD का आपके पास ऑप्शन थी। एंड लास्टली फ्रैक्शंस जो अभी हमने डिस्कस किया था, हमने फिर से क्या कहते हैं, दोनों को हमने फिर से दोनों को सबको मल्टीप्लाई किया था और मल्टीप्लाई करने के बाद एलसीएम मल्टीप्लाई किया था या एलसीएम निकाला था और एलसीएम निकाल के फिर हमने उसको टोटल एज्यूम किया था और टोटल के साथ उसको वर्क बैक किया था। तो ये था अप टिल दिस पॉइंट। जाजेब, आपको आई थिंक अभी रिसेंटली लिंक मिला है, तो हम लोग ने पीछे वाला अभी कवर कर लिया, अभी मैं पीछे नहीं जाऊंगा क्योंकि वो सारा कुछ कवर हो चुका है। अभी आप आगे चलो एंड जो पीछे का आपने मिस किया है वो आप वर्कशीट क्लास में कैच अप कर लेना, हमारे साथ आ जाना। बट फॉर नाउ आप अभी आगे चलो और अभी लेक्चर देखो आगे क्या आ रहा है। आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेजेस। परसेंटेजेस की भी कुछ ट्रिक्स और टेक्निक्स होती हैं, इसके भी कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, वो मैं आपको अभी बताता हूँ किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि कुछ आपको यूनिट्स के बारे में पता होना चाहिए। यूनिट्स क्या हैं? फॉर एग्जांपल 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स, इस तरह मीटर सेंटीमीटर के भी। यहाँ पे एंड पे आपको नजर आ रहा है 1 यार्ड इज इक्वल टू 3 फीट। अब यार्ड और फीट जो होते हैं ना, ये अमेरिकन मेट्रिक्स होते हैं, हमें तो किलोग्राम, ग्राम और केजी, किलोमीटर, मीटर के बारे में पता है ना। यार्ड और फीट यूएस में यूज होते हैं, इसलिए ये आपको अक्सर सैट में नजर आ जाते हैं, बिकॉज सैट जो है एसेंशियली जो कंपनी सैट को एडमिनिस्टर करती है वो एक यूएस कंपनी है। तो आपको हम लोग वो चीजें भी बताएंगे जो कि आपको पता होना चाहिए फ्रॉम अ सैट परस्पेक्टिव। आपको 1 यार्ड इज इक्वल टू 3 फीट पता होना चाहिए ना। यहाँ पे एक मैंने क्वेश्चन यहाँ पे डाला हुआ है, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला हुआ है बिकॉज आपको मैं एक प्रीव्यू देना चाह रहा हूँ कि परसेंटेजेस में क्या आएगा। ये क्वेश्चन अभी मैं आपको नहीं सॉल्व कराऊंगा, ये मैं आपको दूंगा एज अ सॉर्ट ऑफ अ होमवर्क, कि जब हम लोग आज की क्लास कंप्लीट कर लेंगे तो आपने वापस आना है और आपने देखना है कि ये क्वेश्चन अब मुझसे सॉल्व होता है कि नहीं होता। ठीक है, और किस तरह सॉल्व करना है, वो जो ट्रिक्स हम समझाएंगे उन ट्रिक्स की बेसिस के ऊपर सॉल्व करना है। तो लेट्स डाइव इनटू इट एंड लेट्स फिगर आउट कि पहला टाइप ऑफ परसेंटेज क्वेश्चन क्या है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास सोल्यूशन भी है। सो द फर्स्ट थिंग जो आपको पता होनी चाहिए, वो आपको पता होनी चाहिए कि अगर आपको मैथ की टर्म्स में, इंग्लिश में कोई चीज गिवन है, कोई वर्ड प्रॉब्लम गिवन है, तो उसको मैथ में किस तरह से लिखना है। उसको मैथ में लिखने का तरीके ये हैं। अगर क्वेश्चन व्हाट कहता है ना,
तो वो x है। अगर क्वेश्चन इज कहता है तो वो इज इक्वल टू है। अगर क्वेश्चन परसेंट कहता है तो वो डिवाइड बाय 100 है। और अगर क्वेश्चन ऑफ कहता है तो आपने मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मल्टीप्लाई। ठीक है, ये आपने मल्टीप्लाई करना है। अब आपको ये पता चल गया है तो मैं आपको दूंगा 1 मिनट, एंड व्हाट आई वांट यू टू डू इज ट्राई टू फिगर आउट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 30% of what is 120? You have 1 minute. Try to figure out the answer for this question. नहीं होता कोई बात नहीं, we'll do it together. और आंसर फिगर आउट करने के बाद आपने चैट में लिखना है। आपने ऊंचा नहीं बोलना, आपने वॉइस नहीं बोलनी, आपने चैट के अंदर आंसर लिखना है। Now, if it says 30%, percent क्या होता है? Divide by 100. Off क्या होता है? Multiplied. Off, sorry, ये multiplied. What क्या होता है? X. Is क्या होता है? Is equal to of 120. ये मैंने इंग्लिश से मैं ले आया मैथ में। X comes out as according to this 36. जब इसको आप सॉल्व करो ये इधर चला जाता है, ये बन जाता है 1200 डिवाइड बाय 3, सॉरी 36 नहीं, this comes out as 1200 divided by 3, which comes out as 400. 400 is the answer. So Abrar Hussain, you have the right answer, 400. 30% of what is X? 30% of क्या चीज is 120? 30% of 400 is 120. एक दफा चेक भी कर लें, 30% of 400, इसका आंसर 120 होना चाहिए। 100 और 100 कट गया, 4 3s are 12, 120 आपके पास आंसर आ गया। Hopefully you guys were able to solve this question. किसी को ना समझ आया, please raise your hands. ठीक है, एहतिसाम आपको नहीं समझ आया, आप मुझे बताओगे किस पॉइंट पे आपको नहीं समझ आया? सर मुझे समझ नहीं आया 30/100 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 120, यहाँ से आप आगे कैसे सॉल्व किए? आगे मैंने ये जीरोस कट गए, ये तो समझ आ गया था। यस सर। अच्छा, फिर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे ये 10 मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा था ना, मैं दूसरी तरफ ले गया। दूसरी तरफ अगर मैं ले जाऊंगा तो अगर यहाँ पे डिवाइड हो रहा था उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट? यस सर। ये 1200 बन गया। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा था x से, दूसरी तरफ ले जाऊंगा तो ये डिवाइड होगा, तो ये 1200 डिवाइड बाय 3, 400 आ गया। थैंक यू सर, थैंक यू। कोई मसला नहीं। अब लेट्स मूव ओवर टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। The next type of question is if you're looking for percentage increase या decrease. अक्सर आपको क्या होता है, आपसे पूछा जाता है यार परसेंटेज इंक्रीज बताओ, परसेंटेज डिक्रीज बताओ। उसके लिए आपको हमने दो सिंपल फॉर्मूला दे दिए हैं ताकि आपको ज्यादा सोचना ना पड़े। आप सिंपली ये फॉर्मूला लगा के ये दो फॉर्मूला लगा के आप अपना आंसर निकाल लो। ये परसेंटेज इंक्रीज अगर आपसे मांगे तो ये फॉर्मूला यूज करना है, परसेंटेज डिक्रीज तो ये फॉर्मूला। इसके अंदर आपको जी क्या होता है? जी इज द बिगर वैल्यू, द ग्रेटर वैल्यू, एंड एस क्या होता है? एस इज द स्मॉलर वैल्यू। ठीक है, जी और एस क्या होता है? बिगर वैल्यू एंड स्मॉलर वैल्यू। फॉर्मूलाज बहुत क्लियर है। आपसे मैं कहता हूं कि ये आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। सॉरी किधर गया? ये आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। ये आपको मैं 1 मिनट देता हूं। गो अहेड, ट्राई टू फिगर आउट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसमें इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज में कौन सा वाला फॉर्मूला यूज होगा? ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। ऑलराइट, 50 आ रहे हैं लोगों के आंसर्स। लगता है सबके ही आंसर्स 50 आ रहे हैं।
एंड यू आर ऑल राइट। इसका आंसर 50 ही बनता है बिकॉज दिस इज 1/2 into 100 and that gives me 50। ठीक है, एनीवन जिसको ये आंसर ना समझ आया? क्लियर है सर। क्लियर है, सबके लिए क्लियर है? कोई हैंड रेस करना चाहेगा? नहीं। ऑलराइट, देन लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड लेट्स डू द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। कामरान, आपने हैंड रेस किया है, कोई क्वेश्चन है? Kindly sir repeat this question. हाँ, Due to some network problem I cannot. कोई मसला नहीं। कामरान, ये देखो बुक की प्राइस इंक्रीज हुई है, इंक्रीज हुई है, ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, राइट? परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या कहता है? बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू निकाल दो। बड़ी वैल्यू मेरे पास 30 है, उसमें से छोटी वैल्यू 20 में निकाल दूंगा। डिवाइड किस चीज से करना है? छोटी वैल्यू विच इज 20 और मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। जब ये मैं सारा कुछ करता हूं तो आंसर आ जाता है मेरा 50%। ठीक है, तुबा सिंह, स्टार की जगह कौन सा ऑपरेशन होगा ये किस तरह पता चलेगा? स्टार ये वाला, इसका ये मल्टीप्लाई है। स्टार विल ऑलवेज बी अ मल्टीप्लाई। हम लोग क्योंकि मल्टीप्लाई के साइन यहाँ पे नहीं डालना चाह रहे होते क्योंकि वो एक्स से मिलता जुलता होता है, इसलिए हम स्टार डाल देते हैं। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। और अब अगर हमें पता करना हो आंसर एज अ वैल्यू, पिछले वाले क्वेश्चन में तो हम आंसर एज अ परसेंटेज बता रहे थे, राइट? हम लोग ने आंसर जो आप लोगों ने 50 निकाला था वो आप लोगों ने 50% निकाला था, राइट? अगर वैल्यू के तौर पे आंसर चाहिए, अगर नंबर में आंसर चाहिए हो, परसेंटेज में ना चाहिए हो, तो क्या फॉर्मूला यूज होता है? ये वाले दो फॉर्मूला यूज होते हैं। ये इंक्रीज का फॉर्मूला है, ये डिक्रीज का फॉर्मूला है। इसके अंदर न्यू वैल्यू इज रिप्रेजेंटेड बाय NV और ओल्ड वैल्यू इज रिप्रेजेंटेड बाय OV। ये दो आपके पास फॉर्मूलाज हैं, ये दो आपके पास आपको अगर नंबर चाहिए हो, नंबर में आंसर चाहिए हो। अगर ये आपको समझ आ गई है तो what I'm gonna do is I'm gonna ask you to try to do the first question first, attempt it by yourself and then we'll discuss it together अगर आपको ना समझ आए। सेल है, याद रखिएगा सेल है, सेल में प्राइस कम होती है तो आपने परसेंटेज डिक्रीज वाला फॉर्मूला यूज करना है। न्यू वैल्यू इज इक्वल टू ओल्ड वैल्यू माइनस परसेंटेज डिक्रीज इनटू ओल्ड वैल्यू। सहर, ये बहुत सिंपल है कि अगर आपको एक आंसर चाहिए हो इन नंबर की फॉर्म में, राइट? देखो इसने परसेंटेज आपको दिया हुआ है, आपसे जो मांग रहा है वो नंबर मांग रहा है। नंबर की फॉर्म में अगर आपको आंसर चाहिए हो तो आप या तो ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे अगर इंक्रीज हो रहा है, या ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे अगर आंसर डिक्रीज कर रहा है। सो गो अहेड, ट्राई टू डू दिस एंड लेट्स सी अगर आप लोगों को से ये होता है। आई विल गिव यू 1 मिनट एंड अगर नहीं होता तो डोंट वरी, हम लोग एक साथ करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। कोई है जिससे सॉल्व हो रहा हो? क्या आप लोगों को मसला हो रहा है इस क्वेश्चन में? एक्सक्यूज मी सर, जी बताइए। आप सर खुद ही सॉल्व करें, इसमें ओल्ड वैल्यू क्या है और न्यू वैल्यू क्या है सर? मैं बताता हूँ आपको। अब सेल में होता क्या है, असलम सेल में यही होता है ना कि प्राइस जो होती है वो कम हो जाती है। जी सर। प्राइस जब कम हो गई तो उसने उसको बेचा फॉर 150, ठीक है? उसने प्राइस जी को सर। कम किया और बेच दिया 150 के लिए। तो जो न्यू वैल्यू है वो आपकी है 150, क्योंकि एंड पे उसने 150 के लिए बेचा, राइट? जो लेटेस्ट वैल्यू है वो है 150। ओल्ड वैल्यू नहीं पता, उसको हम एक्स रख लेते हैं, ठीक है? माइनस का साइन उसी तरह आ गया। परसेंटेज डिक्रीज क्या है असलम? परसेंटेज डिक्रीज उसने दी हुई है, कितनी है? 15%, राइट? जी सर। इसको मैं नंबर में लिख लूं, 0.15 कर लूं 15 डिवाइड बाय 100 को। जी सर। और ओल्ड वैल्यू हमने क्या लिया हुआ है? हमने लिया हुआ है ओल्ड वैल्यू को x, तो ये मैंने x कर दिया मल्टीप्लाइड बाय x। यहां तक क्लियर हो गया? जी सर। अब ये है 1 है, 1x है, ये 0.15x है, तो बचा कितना? 150 इज इक्वल टू 0.85x। 1 में से 0.15 निकाल दिया। यहां तक समझ आ गई बात? क्लियर है सर। अब x की वैल्यू तो बहुत सिंपली आ गई 150 डिवाइड बाय 0.85।
थैंक यू सो मच सर। ठीक है, बाकी लोगों को समझ आया? एनीवन जिसको अभी भी नहीं समझ आया कि किस तरह से हुआ एंड वुड लाइक मी टू रिपीट इट, एंड इट्स ओके अगर नहीं समझ आए, थोड़ा सा मुश्किल है ये क्वेश्चन, बट आप प्लीज अपना हैंड रेज करो, मुझे बताओ कौन सा पहला पार्ट नहीं समझ आया एंड देन विल टॉक अबाउट इट टुगेदर। करीम, आप मुझे बताओ कि कितना समझ आया कितना नहीं समझ आया? सर जी ये ओल्ड वैल्यू वाली जो है ना, हाँ, ये समझ नहीं आई। ये वाली ओल्ड वैल्यू वन, जिसके साथ हमने x लिखा हुआ है। हाँ ये वाली या ये वाली? ये यही जिस पे आपने ये रखा हुआ है अभी। अच्छा ये ये देखो, दूसरे वाली सर। ये वाली राइट। परसेंटेज डिक्रीज जो है हमें पता है 15% है। 15% नंबर में कितना होता है? 15 डिवाइड बाय 100 विच इज 0.15। ठीक है, उसको हमारा मल्टीप्लाई किया है सर। हाँ, उसको मल्टीप्लाई किया है ओल्ड वैल्यू से जो कि x है। ठीक है सर, ठीक। अब समझ आ गई? ठीक है सर। ठीक है, और किसी को कोई इस पे कंसर्न हो? जी अली रजा और आकिब, आप लोगों ने आकिब पहले आप बताओ, फिर अली रजा आप बताना। आकिब आपने हैंड रेस किया हुआ है। सर इंक्रीज और डिक्रीज का किस तरह पता चलेगा हमें कि ये इंक्रीज और डिक्रीज है या ये परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है? गुड क्वेश्चन शाहिदुल्लाह। शाहिदुल्लाह, सेल में क्या होता है? सेल में चीज सस्ती होती है राइट? तो यहाँ पे हमारा क्लू जो था वो सेल था। सेल मींस परसेंटेज डिक्रीज। ठीक है, अगर इंक्रीज करना हो तो आप वो पीछे वाला क्वेश्चन याद है, ये देखो, अ प्राइस ऑफ अ बुक इंक्रीज्ड, तो उसमें हमें पता चल गया इंक्रीज हो रहा है। मगर नीचे वाले में सेल थी, सेल में क्या हो रहा होता है? डिक्रीज, हमेशा प्राइस नीचे जा रही होती है, इसलिए हमें पता चल गया था। थैंक यू सर। अच्छा अली रजा और आकिब, आप लोगों का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? क्योंकि आप लोगों का हैंड अभी तक रेस्ड है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो काइंडली हैंड को आप लोग नीचे कर लो। सर वो जो 177 आया वो हमारी मार्केट प्राइस है जिस पे हमने लिया, जिसमें से हमें लॉस हुआ। जी बिल्कुल, हमें लॉस हुआ है। हमने 177 पे खरीदा था, फिर हमें 15% कम करना पड़ा बिकॉज सेल लग गई थी, और 15% कम किया तो हमारी प्राइस 150 हो गई। शिमी सर जी बताइए सर। एक इंक्रीज वाला क्वेश्चन भी थोड़ा सा उसका भी हिंट दे दें। डिक्रीज वाला तो हमें पता चल गया, उसको भी थोड़ा। ठीक है, अगर यही चीज मैं कहता, अगर इसी चीज को मैं करता कि उसने ना खरीदा 150 का था, या बल्कि उसने सेल उसने 150 का किया, मगर उसने उसके ऊपर 15% प्रॉफिट किया। ठीक है, सेल की जगह 15% प्रॉफिट, प्रॉफिट का वर्ड आ गया आपके पास। प्रॉफिट कभी होता है ना, प्रॉफिट तभी होता है ना जब आपने किसी चीज को खरीदा, उसको इंक्रीज किया तो फिर ही प्रॉफिट मिलता है राइट? इंक्रीज करके बेचो। तो अगर ये सिचुएशन होती, न्यू वैल्यू 150, ओल्ड वैल्यू x प्लस 0.15x, राइट? और ये हो जाएगा 150 इज इक्वल टू 1x प्लस 1.5x, कितना होता है? 1 प्लस 1.15x। ठीक है, और x की वैल्यू फिर आप निकाल लेना, 150 डिवाइड बाय 1.15। यस सर, क्लियर। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। लेट्स डू द नेक्स्ट टाइप, जो कि वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी। तो लेट्स गो अहेड एंड वर्क विद इट, एंड दैट इज, आप अज्यूम करते हो कि आपका जो टोटल है वो है 100। ठीक है, अच्छा अब कभी कभार ये होता है कि जो क्वेश्चन होता है ना एग्जामिनर का होता है, एग्जामिनर आपको परसेंटेजेस बता देता है, आपको बता देता है यार कोई एक चीज है वो 80% इंक्रीज हो रही है, 20% डिक्रीज होती है, तो आपको उसके तो फॉर्मूलाज मिल गए, वो आप सॉल्व कर लोगे। मगर आपको ये नहीं पता होता, एग्जामिनर ये नहीं बताता क्या शुरू किस चीज से हुआ था। जैसे ये वाला, a survey found that 80% of the households had smoke alarms in it, तो घरों में स्मोक अलार्म लगा हुआ था। उसने बता दिया 80% ऐसे थे, और उसने बता दिया कि 20% उस अलार्म्स नहीं चल रहे थे। तो उसने बताया नहीं शुरू में हाउस होल्ड्स कितने थे। तो उसके लिए आप क्या करते हो, आप अज्यूम करते हो, जब आपको स्टार्टिंग नंबर नहीं पता हो तो आप अज्यूम करते हो कि आपका स्टार्टिंग नंबर क्या है, 100 है। सो आप हमेशा स्टार्ट करते हो 100 से, कि लेट्स अज्यूम कि शुरू में 100 हाउसेस थे, इसके 80% के पास लगा हुआ था क्या, अलार्म्स।
80% क्या हो गया? 80% is simply 80 houses because ये 80 डिवाइड बाय 100 है, 100 के से कट गया तो 80 हाउसेस। और कितने हाउसेस के पास नहीं था? 20 हाउसेस के पास नहीं था। फिर जिन लोगों के पास लगा हुआ था उसमें से 20% का नहीं चल रहा था। 80 हाउसेस में से 20% नहीं चल रहा था, यानी कि 16 नहीं चल रहा था। तो कितने अलार्म्स चल रहे थे? वो 80 माइनस 16, 64 अलार्म्स चल रहे थे। और अगर वो पूछ रहा है परसेंटेज बताओ कि कितने अलार्म्स चल रहे थे, तो 64 अलार्म्स चल रहे थे। स्टार्ट मैंने 100 से किया था, और अगर मैंने परसेंटेज में 100 परसेंटेज में आंसर देना है तो मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो इवेंचुअल आंसर मेरा क्या आया? 64%। अब 100 से स्टार्ट करने का फायदा आपको पता चला क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि ये स्टेप आपने नहीं करना। जब आपको पता चल गया कि 64 अलार्म्स चल रहे थे तो आपको डायरेक्टली पता चल गया कि ये 64% ही बनेगा, क्योंकि ये कैलकुलेशन करोगे तो 64% ही आएगा। इसको करने का फायदा नहीं हुआ। किसी को ये बात ना समझ आई हो, क्वेश्चन ना समझ आया हो, प्लीज मुझे बताओ। अपना हैंड रेस करो एंड देन मैं आपसे पूछता हूँ। सर प्लीज दोबारा रिपीट करें एक दफा। हाँ, किधर से आपने किधर से नहीं समझ आया? यहाँ से सर समझ आ गया था 100 मैंने क्यों लिया था? टोटल मुझे नहीं पता था, मैंने 100 ले लिया। जी सर, खुद से सोच लिया कि 100 है। उस 100 sir. में से 80% जो घर थे उनके पास अलार्म था, तो 100 का 80% क्या बना? 80। जी हाँ सर, क्लियर। और यानी कि 20 घरों के पास नहीं था, 80 घर के पास था, 20 घर के पास नहीं था। आगे में गया, जिन लोगों के पास अलार्म था ना, जिन 80 घरों के पास अलार्म था, उसमें से 20% का अलार्म चलता था, नहीं चलता था, और 80% का अलार्म चलता था। तो 80 का 80% क्या बनता है? 80 का अगर आप 80% लो तो क्या होता है? 80 का 80%, तो ये आ जाता है 64, और यही एग्जैक्टली हमारे पास आया हुआ है 64। अब समझ आया आपको? जी हाँ सर, क्लियर है बिल्कुल। बाकी किसी को इसमें मसला हो रहा है? किसी को ना समझ आ रहा हो? क्लियर सर। ठीक है, मैं आगे चलूं? यस सर। ऑलराइट, अगर किसी को ना समझ आए तो वो बाद में मुझसे पूछ सकते हैं। अली रजा, आपको क्वेश्चन है, बताइए। यस सर। सर हमने अज्यूम किया कि हमारे पास 100 वो हमारे पास हैं हाउस होल्ड स्मोक अलार्म्स। बिल्कुल। उसमें से हमने कहा 80% है वो जो वर्क जो चल रहे हैं, लोगों के पास है, 20 है या नहीं है वो अलग बात है। नहीं, 100 में से 100 हमने अज्यूम किया कि हाउस घर 100 है, उसमें से 80 लोगों के पास हाउस अलार्म्स है, 20 के पास अलार्म्स नहीं है। और फिर हमने सोचा कि 80 में से 20% के चल रहे हैं, 80% के नहीं चल रहे। 80 में से 20% के नहीं चल रहे। हाँ, 80 में से 20% के नहीं चल रहे और 80 में से 80% के चल रहे हैं। थैंक यू सर। ठीक है, ये आप लोगों के पास इधर ट्री बना हुआ भी है। अब लास्ट टाइप ऑफ करते हैं क्वेश्चन, जो कि इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोगों को फाइनेंस की तरफ भी ले जाता है, और इवन दो ये बहुत डिटेल में आपको समझने की जरूरत नहीं है, इसके आपको फॉर्मूलाज आने चाहिए। फॉर्मूलाज आते होंगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। तो मैं आप लोगों को फॉर्मूलाज के बारे में बताता हूँ। पहली चीज जो है वो है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, हम लोग अज्यूम करते हैं कि अगर इनिशियली मैंने बैंक में लेट्स से 100 रुपीज रखे हैं ना, तो एक साल बाद मुझे फॉर एग्जांपल 10% मिल जाएगा उसका, विच विल बी 100 into 10%, विच इज 10 रुपीज, एंड देन मेरे पास टोटल होगा 100 + 10 रुपीज, विच इज 110 रुपीज। ये बहुत सिंपल सिनेरियो है। आपने शुरू में पैसे रखे, साल खत्म हुआ, उन्होंने देखा अच्छा 100 रुपए रखे थे शुरू में, तो उसके ऊपर 10 रुपीज आपको मिल जाते हैं 110। इससे ज्यादा नहीं समझने की जरूरत इंटरेस्ट के बारे में। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट में ये होता है कि अगर आपने शुरू के दिन 100 रखे हैं ना, तो अगले दिन आपको फॉर एग्जाम्पल कोई 10% का क्या मिलेगा, 100 का 10%, मगर क्योंकि अगले दिन की बात हो रही है तो मैं उसको डिवाइड कर दूंगा 365 से, बिकॉज दिनों की बात हो रही है, राइट। पॉइंट मेरा यहाँ पे ये नहीं है कि मैं आपको कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन समझाऊं।
पॉइंट मेरा यहाँ पे ये है कि मैं बताऊं कि अगले दिन इसकी वैल्यू बढ़ चुकी होगी, ये शायद 100.1 हो जाए, क्योंकि एक दिन का इंटरेस्ट इसको मिल गया होगा। फिर जो दूसरे दिन इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा ना, वो 100 पे नहीं कैलकुलेट होगा, यहाँ पे तो 100 पे कैलकुलेट हुआ था ना, यहाँ पे जो कैलकुलेट होगा ना वो 100.1 पे कैलकुलेट होगा। तीसरे दिन का इंटरेस्ट इस वाले नंबर पे कैलकुलेट होगा, चौथे दिन का इंटरेस्ट इस वाले नंबर पे कैलकुलेट होगा, और हर दिन का इंटरेस्ट उससे पिछले वाले दिन के इंटरेस्ट पे, उसके पिछले वाले अमाउंट के ऊपर कैलकुलेट हो रहा होता है। तो ये आपका एक जनरल सा मैंने एक फॉर्मूला बताया, इसमें ज्यादा आप लोगों को सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इतना भी समझ आ गया बहुत अच्छा है, इतना नहीं भी समझ आया कोई बात नहीं। आपने क्या करना है, आपने ये दो फॉर्मूलाज को याद करना है। पहला वाला फॉर्मूला है इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT। PRT इज द प्रिंसिपल अमाउंट, मेरी एग्जांपल में ये 100 था। R इज द इंटरेस्ट रेट, मेरी एग्जांपल ये में ये 10% था, ये देखो ये 10% था। और टाइम इस जितने दिनों के लिए आपने रखा हुआ है, मेरी एग्जांपल में ये 1 ईयर था। कंपाउंड में क्या हो जाता है, कंपाउंड में थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज हो जाता है। प्रिंसिपल अगेन 100, 1 प्लस R 10। N जो होता है वो बताता है कंपाउंड कितनी दफा हो रहा है, डेली कंपाउंड हो रहा है, वीकली कंपाउंड हो रहा है, मंथली हो रहा है या ईयरली हो रहा है। अगर ये डेली हो रहा होता है तो ये 365 हो जाएगा, अगर ये वीकली हो रहा है तो ये 52 हो जाएगा, अगर ये मंथली हो रहा होगा तो कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, 12 महीने हो जाएगा, और अगर ईयरली हो रहा होगा तो कितने साल होते हैं एक साल में, वो 1 ही साल होता है। और एन की वैल्यू यहाँ पे भी आ रही होती है। टाइम अगेन कितने सालों के लिए आपने पैसे रखे हैं। सिर्फ फॉर्मूलाज को अभी समझना है, फॉर्मूलाज को अपने माइंड में बिठाना है। एग्जाम्पल मैं अब आपको करवाऊंगा ताकि आपको सही समझ आए कि मैं आपको बता क्या रहा था, किस चीज के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो लेट्स मूव ओवर टू एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल आपको कहता है basically a bank has opened a new branch and as part of the bank branch is offering 1,000 certificates of deposit at an interest rate of 4% per year compounded semi-annually। कुछ इसमें से समझने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक चीज, एक कीवर्ड है यहाँ पे। वो कीवर्ड क्या है, कोई बताएगा मुझे वो कीवर्ड क्या है? तुबा इस पूरी लाइन में मैंने एक कीवर्ड पढ़ा है जिससे मेरा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। वो कीवर्ड क्या है मुझे प्लीज बताओ। कंपाउंडेड सर। एब्सोल्युटली, दिस इज योर कीवर्ड। इससे मुझे पता चल गया कि जो मेरा फाइनल आंसर है वो होगा P into 1 plus R over N into raised to power NT। ये मेरा होगा फाइनल आंसर। अब मुझे बताओ P क्या है। P उसने बताया हुआ 1000, ठीक है। 1 प्लस R क्या है, R भी उसने बताया है 4%। N क्या है, N इज कितना ऑफन कंपाउंड हो रहा है, मुझे बताओ कितना ऑफन कंपाउंड हो रहा है। उमेश आप मुझे बता सकते हो कितना ऑफन कंपाउंड हो रहा है? N की वैल्यू सर, N की वैल्यू क्या होगी सर? नो सर नहीं। ये देखो, ये कोई बात नहीं, डोंट वरी अबाउट इट। गेस वर्क था ना, ये क्या है, सेमी एनुअल। सेमी एनुअल क्या होता है, आधा साल, 1/2 होता है, राइट। तो N की वैल्यू क्या हो जाएगी, N की वैल्यू हो जाएगी 2, क्योंकि 2 दफा साल में 2 दफा कंपाउंड हो रहा है। पहले 6 महीने पे कंपाउंड हो रहा है, फिर 6 महीने पे कंपाउंड हो रहा है। इसने यही कहना कंपाउंडेड सेमी एनुअली, द फर्स्ट 6 मंथ्स देन अनदर 6 मंथ्स, यानी कि 2 दफा कंपाउंडिंग हो रही है। सो N की वैल्यू आपके पास आ गई 2, और यहाँ पे क्या आ गया 2 इंटू टाइम क्या है, टाइम K ईयर्स है, तो मैं इसको K कर दूंगा, टाइम इज K। अच्छा, अगर ये कंपाउंडेड क्वार्टरली होता, अगर कंपाउंडेड क्वार्टरली हो रहा होता, तो फिर आके आप मुझे बता सकते हो कि N की वैल्यू क्या होती? 4। एब्सोल्युटली 1/4। एब्सोल्युटली, और N की वैल्यू सिर्फ 4 होती है। N की वैल्यू अगर क्वार्टर होता ना तो N की वैल्यू सिर्फ 4 होती। सो ये है क्वार्टर, ये है सेमी एनुअल। N इज 1 जब एनुअल होता है, N इज 12 जब मंथली होता है, मंथली। N इज 52 जब वीकली होता है, और N इज 365 जब डेली होता है।
तो ये मैंने सारे आपके पास लिख दिए हैं, बेशक आप ये अगर कॉपी करना चाहो तो कॉपी भी कर लो। यही इनमें से ही कोई एक आएगा। सेमी एनुअल के लिए 2, एनुअल के लिए 1, क्वार्टर के लिए 4, मंथली के लिए 12, वीकली के लिए 52 और डेली के लिए 365। ओके सर। अगर अब मैं इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करूं तो क्या बन जाता है? 1001 प्लस 2% ओवर 2k। ये कौन सी वाली ऑप्शन में आपको नजर आ रहा है? अल्लाह रखा जैदी, आपको कौन सी वाली ऑप्शन में नजर आ रही है? n is how often it is compounded, कितना compound होता लास्ट है? ऑप्शन डी नंबर। Absolutely, there you go, last option ही है। अच्छा, n को एक दफा फिर से कर लें। n का क्या मतलब हुआ? n का ये मतलब हुआ कि कितनी दफा आपको साल में इंटरेस्ट मिल रहा है। अगर सेमी एनुअल कहते हैं तो n की वैल्यू 2 होती है, 2 दफा इंटरेस्ट मिल रहा है। अगर क्वार्टरली कहते हैं तो n की वैल्यू 4 है, साल में 4 दफा इंटरेस्ट मिल रहा है। अगर मंथली कहते हैं तो n की वैल्यू 12 है, हर महीने आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। और इस तरह से बाकी नंबर्स भी आपको गिवन है यहाँ पे। एंड ये आई होप, सॉरी जी बताइए सर। ये 1 2 3 4 ये जो सर्टिफिकेट्स का, इसका कोई इसमें कोई है लिंक? सेलिंग सर्टिफिकेट नहीं, उसने सिर्फ यहाँ पे ये बताया कि जो आपके सर्टिफिकेट्स है ना, वो या तो 1 साल का हो सकता है, 2 साल का हो सकता है, 3 या 4 साल का। तो या के की वैल्यू जो है वो 1 2 3 या 4 हो सकती है, मगर हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता बिकॉज आंसर चॉइसेस में उसने सिर्फ के लिखा हुआ है, उसने के की वैल्यू नहीं दी हुई, तो हम उसको नहीं सोचेंगे। ये उसने डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आपको दिया हुआ है आंसर, ये नंबर्स। ओके सर। अली रजा, आपका भी कोई क्वेश्चन है? यस सर। सर उन्होंने हमें कहा इंटरेस्ट रेट ऑफ 4% पर ईयर जी, तो यानी कि कंपाउंड सेमी यानी कि साल में 2 दफा 2% फर्स्ट 6 मंथ्स में, 2% लास्ट 6 मंथ में। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। थैंक यू सर, बस ये क्लियर करना था। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन? नहीं, हो गया सबका क्वेश्चंस? आगे चलो। यस सर। ठीक है, अच्छा ये आप लोगों का था परसेंटेज, और अब मैं इसको एंड करूंगा विद अ समरी। तो अब मैं आप लोगों को ले चलता हूं टुवर्ड्स द समरी। हमने परसेंटेज में क्या क्या पढ़ा है? हमने परसेंटेज में पढ़ा है कि अगर इंग्लिश से मैथ में कन्वर्जन करनी है तो क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। व्हाट पता होना चाहिए, ऑफ पता होना चाहिए, और क्या कहते हैं इज इक्वल टू पता होना चाहिए। ये सारी चीजें वो आप स्लाइड पे जाके देख लेना। परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज का हमने फॉर्मूला देखे थे, ग्रेटर वैल्यू, स्मॉलर वैल्यू। फाइनल आंसर अगर हमें नंबर में चाहिए वो हमने देखा था, न्यू वैल्यू, ओल्ड वैल्यू। अगर हमारे पास कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, शुरू का नंबर नहीं है, टोटल नंबर नहीं है, तो हम क्या लेते हैं, अज्यूम क्या करते हैं, 100। ये हमने देखा था। और लास्ट चीज हमने क्या पढ़ी थी? 2 फॉर्मूलाज पढ़े थे, एक सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पढ़ा था और एक कंपाउंडेड इंटरेस्ट का फॉर्मूला पढ़ा था। ये चीजें हमने आज की क्लास में कवर की हैं। ये अगर आप समरी की स्लाइड को अच्छी तरह से कर लो ना, इधर की समरी और जो पिछली वाली समरी थी ऑफ रेशियोज, तो आपको पूरे जो हमने आज की पूरी क्लास है ना, उसका एक आपको खुलासा, एक समरी आपके सामने जो होती है ना, आपको एक बहुत अच्छी तरह से आपके माइंड में बैठ जाएगा वो कॉन्सेप्ट जो हमने सीखे हैं आज। इसी को कर लोगे तो आपको वर्कशीट प्रॉब्लम्स में मसला नहीं होगा, वर्कशीट प्रॉब्लम्स में मसला नहीं होगा, डायग्नोस्टिक्स में मसला नहीं होगा, डायग्नोस्टिक्स में मसला नहीं होगा, सैट के एग्जाम में मसला नहीं होगा। आज जो हमने पढ़ा है वो सारे उस तरह के क्वेश्चंस पढ़े हैं जो कि सैट के एग्जाम्स में रेशियोज और परसेंटेजेस के से रिलेटेड आपको मिल सकते हैं। तो अब आप लोग मुझे बताओ, कोई क्वेश्चन है आप लोगों के पास मेरे लिए? सर जो नेक्स्ट हमारी क्लासेस होंगी मैथ की, तो वो इसी लिंक पे ही होंगी जो अभी आपका मीटिंग आईडी? नहीं, उसके लिए मैं आपको कंफर्म कर दूंगा। मेरे ख्याल से उसके लिए, हाँ मेरे ख्याल से वही लिंक होंगी जिस जो अभी लिंक ज्वाइन किया उसी लिंक पे होगा। मगर ये आई थिंक आपसे कंफर्म भी कर दिया जाएगा, मगर फॉर द टाइम बिंग यस, आप यही अज्यूम करो। नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है? अली रजा आपका है? जी शाहिद सर पिछली क्लास का लिंक हमें नहीं मिला था, जिस वजह से हमने क्लास मिस किया इंग्लिश का। अच्छा, तो वो आप एक काम करो, आप मुझे क्या कहते हैं, आपको ये लिंक किधर से मिला था? सर ये हमने वो जो लिस्ट सेंड की
थी पहले, कल सेंड की थी, उसमें 4 लिंक्स थे सर। वो आखिरी वाला जो लिंक्स है वो हमने ओपन किया, फिर वहाँ पे किसी ने एक और लिंक्स डाला था, जिसकी वजह से हम सर फिर यहाँ पे आ गए। ठीक है, अच्छा मैं डिस्कस कर लेता हूँ वर्बल के इंस्ट्रक्टर से कि इसको किस तरह से हैंडल करना है कि आपकी वो वर्बल की क्लास मिस हो गई है, तो मैं वो पूछ के बताता हूँ आपको। ठीक है, आपका सर वो बता दूंगा। मेरे पास भी लिंक नहीं आया था। इसका वर्बल की बात हो रही है। जी सर, ना मैथ का है ना इंग्लिश का है। ये भी मेरे दोस्तों ने मुझे इनवाइट किया तो फिर मैं एंटर हुआ हूँ। ठीक है, लिंक का मसला हो रहा है, लिंक का मैं चेक कर लेता हूँ कि किस तरह से करना है। वो मैं जी ऑर्गेनाइजर सर। जिसने ऑर्गेनाइज किया ना उनसे पूछता हूँ कि ये किस तरह से करना है। और कोई क्वेश्चन? अभी तक सिर्फ लिंक का क्वेश्चन बना है, राइट? एक्सक्यूज सर मी ये सर। तमाम रूल सेट की बुक में लिखे हुए हैं। एब्सोल्युटली। जी एक्सक्यूज मी आप सर। जी बताइए। एक्सक्यूज मी सर सर। ये जो लेक्चर रिकॉर्डिंग हो रही है सर, ये हमें रिसेंटली अभी लेक्चर के फौरी बाद रिकॉर्डिंग यूट्यूब से लिंक इसका मिल जाएगा आप फौरन लोगों की तरफ से? फौरन फौरन बाद नहीं मिलेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको डाउनलोड करने में और उसको अपलोड करने में। फौरन बाद नहीं मिल जाएगा, मैं इंशाल्लाह मेरे ख्याल से रात या कल तक मिल जाएगा। इवनिंग में सर प्लीज। जी कोशिश मेरी यही होगी। वो वही बात है कि डाउनलोड होगी फिर अपलोड होगी, तो उसमें थोड़ा सा टाइम घंटा दो तो लग सकता है। ओके सर, थैंक यू। अच्छा सर एक इंग्लिश का लेक्चर भी अपलोड करवा देना, वो फिर हम वहां से देख जी लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल होगा। नेक्स्ट आपका आई थिंक मोहम्मद असलम, आपका कोई क्वेश्चन था? सर ये नेक्स्ट क्लास के लिए न्यू लिंक मेल कर दिए गए हैं। नेक्स्ट क्लास के लिए न्यू लिंक्स मेल हो गए हैं? जी सर। ठीक है, तो फिर आप वही फॉलो करिएगा। जी एहतसाम, आपका क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन इंटरेस्ट के रिलेटेड था। सिंपल में और कंपाउंड में डिफरेंस क्या है? बेसिक डिफरेंस है। यार बेसिक डिफरेंस यही है कि जो सिंपल है ना वो एक दफा करता है, पूरे साल हो जाए या पूरा 4 साल हो जाए, 5 साल हो जाए, 6 साल हो जाए, राइट? वो इंटरेस्ट एक ही दफा करता है, ठीक है? साल में एक ही दफा होता है। आप इमेजिन ओके करो सर। साल में एक दफा इंटरेस्ट मिलता है। कंपाउंड में कितनी दफा मिलता है इंटरेस्ट? वो डिपेंड करता है कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी पे, एन पे डिपेंड करता है। अगर एन पे एन डिपेंड करता हाँ अगर N2 है तो 2 दफा मिलता है, 4 है तो 4 दफा, और आपको बाकी तो पैटर्न समझ आ गया। है। फिर अगर डेज पे होगा तो फिर यानी क्या रोज इंक्रीज 365 होगा? जी 365। ओके सर, थैंक यू। नो थैंक यू मसला, सर। कोई मसला नहीं। और कोई क्वेश्चन? अगर और कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम लोग क्लास यहाँ पे एंड कर देंगे। मैं यहाँ पे हूँ फॉर अनदर 5 मिनट्स, अगर किसी और ने कोई और क्वेश्चन पूछना। जी कलीम, मोहम्मद कलीम। सर वो इंग्लिश का लेक्चर यूट्यूब से कैसे डाउनलोड करना है? यार आप पहले तो उसको व्यू कर लेना, उधर व्यू करोगे तो फिर आपको डाउनलोड का भी ऑप्शन मिलेगी। ये सारी चीज़ें ना आपको एक पूरा प्रॉपर सेशन करके आपको दिखाएंगे कि किस तरह से करना है, तो आप उसकी भी टेंशन ना लो। अभी पहले हम चाह रहे हैं ना कि एक लेक्चर तो अपलोड हो जाए, फिर जब हो जाएगा सब लोगों को नज़र भी आ रहा होगा, फिर हम सिखाएंगे कि इसको यूज़ किस तरह करना ठीक है सर, थैंक यू। है। आसानी। और अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर मैं क्लास एंड कर दूं, या अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेस कर ले। ठीक है, सही है। तो लग रहा है कि कोई क्वेश्चन नहीं है, तो आई विल क्या कहते हैं सर जी। सर ये इंग्लिश वर्कशीट से पहले कल पहले हमारी क्लास होगी या डायरेक्ट इंग्लिश वर्कशीट हमें मिलेगी, लिंक आएगा? ये चीज़ का मुझे आइडिया नहीं है, मुझे ऐड करना होगा उसको क्या कहते हैं ऑर्गेनाइज़र को। तो वो मैं उससे कहूँगा कि वो आप लोगों को आज शाम में ईमेल करके बता दे कि क्या चीज़ पहले होगी क्या चीज़ बाद में होगी। ये मैंने लिख लिया ओके क्वेश्चन अपने पास। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। सर